हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों लोगों। आ गए आप लोग वापस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या है? हमारी पढ़ाई। तो कुछ भी हो जाए, कोई भी कंडीशन, हम अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, क्योंकि आप में से 95% स्टूडेंट्स अपने लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए पढ़ रहे हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ इसीलिए पढ़ रहे हैं। तो इधर उधर ध्यान लगाना बंद कीजिए और अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। तो मैं भी इधर उधर की बातें छोड़ती हूँ और अपने टॉपिक का फोकस करती हूँ। तो मेरा आज का क्या टॉपिक है? मैं पढ़ा रही हूँ आपको स्केलर एंड वेक्टर्स के बारे में, जिसके बारे में मैं 2 वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर्स को हम अलग अलग डायरेक्शन में किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं एक ही वेक्टर को। और दूसरा टॉपिक मेरा मेन जो होने वाला है वो होने वाला है डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स को हम किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। ये बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, स्टूडेंट्स आप ध्यान से पढ़िएगा, आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, सब कुछ समझ आ जाएगा। ये टॉपिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी आगे की फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस चैप्टर में इसकी जितनी वैल्यू है ना, इतनी हमारी आगे की फिजिक्स में भी इसकी वैल्यू है। तो चलिए बिना देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर्स। तो आइए स्टूडेंट्स हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट्स हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 3 स्केलर एंड वेक्टर्स। तो इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को मेनली आज कवर करने वाले हैं? हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है? एक वेक्टर को मोर देन वन डायरेक्शन में स्प्लिट करना, ब्रेक डाउन ऑफ वेक्टर हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है। इसके अलावा दूसरा टॉपिक हमारा होने वाला है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ये हमारा फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारी कंप्लीट फिजिक्स में यूज होने वाला है। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में हम 2 टाइप के प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं। कितने टाइप के प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर्स के? हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है और दूसरा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट कब होता है? जब हमारे 2 वेक्टर्स के बीच में इस तरह से प्रोडक्ट होता है, यानी मल्टीप्लाई होता है कि हमारा रिजल्टेंट एक स्केलर निकल कर आता है, तो उसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और जब हमारा प्रोडक्ट इस तरह से आता है कि हमारा रिजल्टेंट एक वेक्टर ही आता है, तो उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है नल और जीरो वेक्टर। नल और जीरो वेक्टर क्या होता है? चलिए ये मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। नल और जीरो वेक्टर क्या होता है? उसको हम नल वेक्टर भी बोल सकते हैं, जीरो वेक्टर। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, यानी जो वेक्टर खाली होता है, उसको हम नल वेक्टर बोलते हैं। उसको अगर हम किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमारा नल ही वेक्टर निकल के आएगा। अगर हम किसी वेक्टर के साथ उसको ऐड करते हैं तो वापस वही वेक्टर आ जाएगा जिसके साथ हमने ऐड किया है। तो ये हमारा क्या होता है? नल और जीरो वेक्टर होता है। तो पहले हम इन टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले एक बार क्या क्विक रिवीजन करें पीछे का। तो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था स्केलर वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ ली है इस चैप्टर में। ठीक है, हमें पता है स्केलर हमारी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें डायरेक्शन नहीं होती और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर हमारी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। वेक्टर्स की इक्वालिटी भी हमने पढ़ी थी, 2 वेक्टर इक्वल हो सकता है अगर उनकी डायरेक्शन और उनका मैग्नीट्यूड सेम है। और थर्ड नंबर पे हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में? इनका एडिशन पढ़ा था। वेक्टर हमारे ट्रायंगल रूल को फॉलो करते हैं ऐड करने के लिए। वहाँ पर हम पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करते हैं। जब हम इनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है? जो रिजल्टेंट होता है उसमें कितना है वो विदाउट डायरेक्शन के, उसका रिजल्टेंट क्या है, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, जो कि सिर्फ हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है या फिर 0, या फिर वो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी भी बोली जाती है। मैग्नीट्यूड हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकती। 2 वेक्टर्स को प्लस करने पर उनका मैग्नीट्यूड क्या आता है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जैसे कि हमने ऐसे किए प्लस। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये हमारा इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से डायरेक्शन होती है tan थीटा, होती है हमारा कॉम्पोनेंट ऑफ वाई एक्सिस अपॉन कॉम्पोनेंट ऑफ एक्स एक्सिस। तो इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स का रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन क्या होता है पहले तो ये बताइए। रेजोल्यूशन, वेरी गुड। रेजोल्यूशन होता है जब हम वेक्टर्स को ब्रेक डाउन करते हैं, तो उस फिनोमिना को हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं अपने टॉपिक पे।
रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। क्या होता है रेजोल्यूशन? प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स, यानी किसी वेक्टर को कंपोनेंट्स में तोड़ने को हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। किस तरह से तोड़ सकते हैं हम वेक्टर्स को कंपोनेंट में, आइए बताती हूँ। चलो, क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूँ ना बताने के लिए, मैं बताऊंगी। सपोज मेरे पास ये वेक्टर है, ठीक है, इस तरह से वेक्टर ए, मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, वेक्टर ए, ठीक है, ये रहा मेरा वेक्टर ए, इसको माना है। अब क्या होगा ये, अब हम ऐसे देखते हैं, इस तरह से जो होता है हमारा हॉरिजॉन्टली, ये एक्स एक्सिस होता है, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था ना, तो हम एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन मानते हैं और इसको हम वर्टिकल लाइन मानते हैं, वाई एक्सिस। अब ये जो ये जा रहा है, ये तो ना तो एक्स एक्सिस में जा रहा है ना वाई एक्सिस में जा रहा है, तो ये तो एक तरह से दोनों एक्सिस में मूव कर रहा है, क्योंकि ऊपर भी जा रहा है और ये ऐसे भी जा रहा है, तो हम इसको दो एक्सिस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, दो कंपोनेंट्स में। एक तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा इसका अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, तो आइए चलो मैं आपको डिस्कस करती हूँ। सपोज ये जो हमारा वेक्टर है, ये हमारा एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्रिएट कर रहा है, ये कौन सा, अल्फा, ठीक है। और इस तरफ इसका हमारा यूनिट वेक्टर है आई, यूनिट वेक्टर है इसका आई, यानी इस तरफ जिसकी डायरेक्शन है उसको हम यूनिट वेक्टर आई से दिखाते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ आपको, ठीक है। एक बार मैं इसकी फिगर बना लेती हूँ, ठीक है। इसके बाद सपोज वाई एक्सिस के साथ ये कंपोनेंट जो है ना वेक्टर ए, क्या ये हमारा वेक्टर ए क्या बना रहा है, एंगल बीटा, ओके। और इसका यूनिट वेक्टर है हमारा जे कैप। अब यूनिट वेक्टर होता क्या है, चलिए आइए पहले मैं आपको यूनिट वेक्टर ही एक्सप्लेन करती हूँ, आगे मैं बाद में ही बढ़ती हूँ। यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक वो वेक्टर जिसमें हमारी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन होती है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड तो हमारा यूनिट होगा यानी 1, और वो सिर्फ हमारी डायरेक्शन के लिए ही यूज़ होता है। यूनिट वेक्टर मेनली हमारे डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 होता है, ठीक है। अ वेक्टर विच कंटेन्स यूनिट मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो 1 होता है, ठीक है। इसी तरह से जे के अंदर भी हमारा 1 ही होता है। अगर यहाँ पे जेड एक्सिस भी आ जाता है तो उसका यूनिट वेक्टर हो जाता है k1। तो ये सिर्फ हमारे ये बताते हैं कि आई का मतलब हमारी ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, जे का मतलब वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, और के का मतलब हमारा जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, ठीक है। तो आई जे के हमारे क्या है, यूनिट वेक्टर है, इनमें सिर्फ डायरेक्शन होती है, इनका मैग्नीट्यूड हमारा यूनिट होता है, और ये हमारी मोशन बताते हैं अलग अलग एक्सिस के अलोंग, ठीक है। क्लियर है यूनिट वेक्टर। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे वापस आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, तो हमारा रेजोल्यूशन क्या क्या बताता है, चलिए हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स, यानी कि वेक्टर्स को कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमारे दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकता है। अगर हमारा एक ही कंपोनेंट होगा तो वो तो फिक्स है, जैसे कि हमारा कंपोनेंट इस तरह से होगा तो ये तो फिक्स है कि ये एक ही एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, या फिर ये ऐसे जा रहा है तो ये भी फिक्स है वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है हमारी ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इस तरह से होती है तो उसे हम बोल सकते हैं कि इसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे कंपोनेंट को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चूज करते हैं, यानी हम मानते हैं या तो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा या वाई एक्सिस के। अगर 3D की बात करते हैं तो हम 3 डायरेक्शन चूज करते हैं, वहाँ पर 3D में आ जाता है जेड एक्सिस भी आ जाता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन। लेकिन अगर हम 2D की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस ही आएंगे, 3D में हमारा जेड एक्सिस भी आ जाता है। क्लियर है इतना स्टूडेंट, ठीक है। तो 2D की बात की है क्योंकि हमने, तो ये किस किस के अलोंग आएगा, हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग ही हमारी ऑब्जेक्ट का सिर्फ और सिर्फ हमारे वेक्टर का कंपोनेंट आएगा। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे हमारी फिगर में दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझ में आ गया, क्या है, किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करने के प्रोसेस को हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोल सकते हैं। इसमें हमारे दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो
सकते हैं। अगर 3D की बात करें तो 3 कंपोनेंट हो जाएंगे, 2D की बात करें तो 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग। 3D में जेड एक्सिस के अलोंग भी आ जाएंगे, ठीक है, और ये वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। अब देखो, जब मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था, याद है आपको प्रोजेक्टाइल मोशन, तो मैंने वहाँ पे क्या बताया था आप लोगों को, क्या बताया था, चलिए मैं बताती हूँ मैंने आपको क्या बताया था। जो हमारा हमने वहाँ पे क्या किया था, हमारी जो ऑब्जेक्ट मूव कर रही थी इस तरह से, हमारी वेलोसिटी u थी, उसको स्प्लिट किया था, उसने मान लिया था इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है u cos थीटा, और इसको माना था हमने u sin थीटा, याद है। और यहाँ मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था जिस डायरेक्शन में हमारा एंगल बन रहा है, जिस एक्सिस के साथ हमारा एंगल क्रिएट हो रहा है उसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं, और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं। तो एंगल इसके साथ क्रिएट हुआ था तो ये u cos थीटा हो गया था। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, अब आप लोग जो हमारी ये प्रॉब्लम है इसमें देखिएगा, यहाँ पे क्या है वेक्टर ए, तो ये इस एक्सिस के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, अल्फा, तो इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वेक्टर ए कोस अल्फा, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के साथ एंगल क्रिएट कर रहा है और इसके साथ कोई एंगल क्रिएट नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं लेके चलेंगे कि इसको वेक्टर ए कोस बीटा कोस साइन अल्फा मान लेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ हम मानेंगे इसको वेक्टर ए कॉस बीटा, क्योंकि जिसके साथ भी, जिस एक्सिस के साथ भी हमारा वेक्टर एंगल क्रिएट करेगा वहाँ पे हमारा कोस आ जाएगा। क्लियर है इतना। तो ये हमारे आई जे और के क्या हो गए, हमारे यूनिट वेक्टर्स, क्या हुए हमारे ये यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रिजल्टेंट की बात करूँ वेक्टर ए के, तो वेक्टर ए का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए कोस अल्फा आई, ठीक है। यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड रख लूंगी ए का, और आई यहाँ पे डायरेक्शन के लिए यूज हो जाएगा। ये आई हमें बता रहा है कि ये जो हमारा मैग्नीट्यूड है ना, ये हमारा अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसी तरह से हमारा ये हो जाएगा ए कॉस बीटा जे कैप, ओके। अगर 3D मोशन होता तो इसमें प्लस ए कोस गामा जे कैप हो जाता, सॉरी के कैप हो जाता, देखो मैंने गड़बड़ कर रखी है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा ए कोस बीटा जे कैप और ये हो जाता है ए कोस गामा के कैप, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है 3D मोशन में। तो ए कोस अल्फा एक्स एक्सिस के अलोंग है, ए कोस बीटा वाई एक्सिस के अलोंग है। तो मैग्नीट्यूड क्या आ गया हमारा रिजल्टेंट, ए कोस अल्फा आई प्लस ए कोस बीटा जे। 3D मोशन है तो ए कोस अल्फा आई, ए कोस बीटा जे प्लस ए कोस गामा के, क्योंकि जब हमारा जेड एक्सिस आ जाता है तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पे जो हमारा ये एंगल है ये गामा है जेड एक्सिस के साथ। क्लियर है इतना स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। इससे जुड़ी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहूँगी मैं आपके साथ। देयर इज अ फोर्स ऑफ 10.5 न्यूटन, फोर्स कितना है हमारा 10.5 न्यूटन का एक्स ऑन अ पार्टिकल, एक फोर्स है हमारा 10.5 न्यूटन, वो एक पार्टिकल पर वर्क कर रहा है। तो हमारा एफ कितना है 10.5 न्यूटन, अलोंग वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग दिखा रहा है, यानी कि उसने हमें वर्टिकल एक्सिस यानी इस एक्सिस के अलोंग, ठीक है, मेकिंग एन एंगल थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो थीटा क्या है यहाँ पे 45 डिग्री, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बीटा, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग बीटा होता है ना 45 डिग्री। तो इसका कंपोनेंट निकालना है वर्टिकल डायरेक्शन में। कंपोनेंट कैसे निकालते हैं फोर्स का, कंपोनेंट हम ऐसे निकालेंगे, एफ का कंपोनेंट अगर हमें निकालना है एफ कॉस थीटा या फिर एफ कॉस बीटा, एफ की वैल्यू कितनी है 10.5 मल्टीप्लाई कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2, क्या होती है कोस 45 की डिग्री 1/√2, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये लगभग 7.5 न्यूटन के आसपास हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है।
हो सकता है इससे थोड़ा बहुत वेरी हो आप लोगों का या मेरा, मतलब पॉइंट में इतना चलता है थोड़ा बहुत वेरी होना, ठीक है। एग्जैक्ट डिजिट जरूरी नहीं होती यानी हमेशा। तो क्लियर है इतना स्टूडेंट्स, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यानी क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किसे डिस्कस करेंगे? स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट को, ठीक है। स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? जब हम दो वेक्टर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारा रिजल्टेंट भी एक स्केलर प्रोडक्ट ही आता है, तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं? It is a mathematical operation which result in a new vector। ये हमारा एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जिससे हमें नए वेक्टर मिलते हैं। हमारे दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी? क्योंकि ये हमारा रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी देता है और इसका साइन क्या होता है? डॉट, इस तरह से हमारी बिंदी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई कोस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। रिजल्टेंट क्या निकलेगा? हमारा एक स्केलर ही निकलेगा। अब स्केलर प्रोडक्ट हमारा किसके बारे में बताता है? स्केलर प्रोडक्ट हमें वेक्टर्स के एंगल के बारे में बताता है, यानी दो वेक्टर्स के बीच में एक कैसा एंगल है, कौन सा एंगल है, ये हमें डॉट प्रोडक्ट बताता है। सिंपल फॉर्मूला हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। अब क्योंकि अभी हमने रेजोल्यूशन पढ़ा है वेक्टर्स का इस तरह से, अगर इस तरह से हमारे एक वेक्टर को ब्रेक डाउन कर दिया जाए, ठीक है, वो कंपोनेंट की फॉर्म में हो, तो उस वक्त हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? तो उस वक्त हमारा डॉट प्रोडक्ट ये होता है, वेक्टर है हमारा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के है और वेक्टर बी ये है, तो ये वैल्यू आती है हमारी। कैसे आती है ये वैल्यू? चलिए आइए मैं डिस्कस करती हूँ इसके बारे में डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं और हम अपने काम पर शुरू हो जाते हैं। हमारा काम सिर्फ एक ही है, पढ़ना। आप लोगों का काम है पढ़ना और मेरा काम है आप लोगों को पढ़ाना। तो ज़्यादा हमें मगजमारी करनी कुछ पड़ती नहीं है, बस मैं जैसे आप लोग पढ़ो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। देखो अब क्या होता है, सपोज हमारे पास इस तरह से दो वेक्टर है, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। और वेक्टर बी हमारा है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। इस तरह से हमें क्या निकालना है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मल्टीप्लाई करना है। अब देखो इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ, ठीक है। वो चीज़ क्लियर होने के बाद हमें ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। क्या है वो बात? सुनो, हमारे पास होते हैं तीन तरह के यूनिट वेक्टर्स। हमारे पास होते हैं तीन यूनिट वेक्टर्स, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस। ये हमारे तीन तरह के यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है। अगर मैं इन तीनों को पैरेलल ले लेती हूँ एक दूसरे के, यानी वेक्टर ए आई पैरेलल टू वेक्टर जे है और जे पैरेलल टू के है, इफ ऑल थ्री आर पैरेलल, जब ये हमारे पैरेलल होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? पैरेलल की कंडीशन में क्या होगा? यानी आई हमारा जे के पैरेलल, मतलब ये मान सकते हैं हम
कि अगर आई भी ऐसे ही जा रहा है तो जे भी ऐसे ही और के भी ऐसे ही है। तो इस कंडीशन में इनके बीच में बना हुआ एंगल कितना होगा बताइए? दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर है इतना? लेकिन अगर हमारे वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, नॉर्मली हमारी कंडीशन क्या होती है? ये आई होता है, ये जे होता है और ये के होता है। तो पैरेलल की कंडीशन सिर्फ क्या होगी? आई का खुद से ही वेक्टर के साथ एडजस्टमेंट, जे का जे वेक्टर के साथ ही एडजस्टमेंट, के का के वेक्टर के साथ ही एडजस्टमेंट। लेकिन अगर हमारे वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, यानी 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारा आंसर? तो वहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री। और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? बताइए बताइए? 0। ठीक है, तो वहाँ पे हमारी cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है? यानी कि वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई, मैंने अभी बताया था ना ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? आई इंटू आई कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम है, आई और आई है तो यानी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और आई आई की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 1, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था ना ये यूनिट वेक्टर है जहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो आई डॉट आई कितना हो जाएगा? 1। इसी तरह से हमारा जे डॉट जे भी 1 ही होगा और के डॉट के भी हमारा 1 ही होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? अगर मैं आई डॉट जे की बात करूं तो ये वैल्यू कितनी होगी? आई जे कोस 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर आ जाएंगे और कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, आप लोगों को आई होप ये बातें समझ आ गई होंगी। यानी अगर वेक्टर पैरेलल हैं तो हमारी रिजल्टेंट 1 आएगा, लेकिन अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो वहाँ पर हमारा डॉट प्रोडक्ट जो होगा उन वेक्टर्स का 0 हो जाएगा यूनिट वेक्टर्स के अंदर। तो अब हम ये रूल ना अपना यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे? चलिए आइए मैं दिखाती हूँ आपको। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये कितना हो गया? ए एक्स आई। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे? सिंपल मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं? पहले इसको इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और फिर इसके साथ। ठीक है, ऐसे ही इसको इसके, इसको इसके, फिर इसके, फिर इसके साथ। ठीक है, इस तरह से हम हर टर्म को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के इंटू डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। क्लियर है इतना? तो इसको किया तो ये क्या हो गया? ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई प्लस आई डॉट जे कितना होगा हमारा? 0। मैं डायरेक्ट 0 लिख सकती हूँ, समझ तो आ रहा है आपको? इसी तरह से आई डॉट के कितना हो जाएगा हमारा? ये भी 0, तो ये भी हमारी 0 टर्म हो गई। फिर बी जे डॉट आई कितना होगा? ये भी 0 होगा। जे डॉट जे ए वाई बी वाई जे डॉट जे, ये हमारी कितनी हो जाएगी वैल्यू? 1। ठीक है, फिर इसके बाद ये मल्टीप्लाई ये जे डॉट के कितना होगा हमारा? 0। ठीक है, प्लस के डॉट आई कितना होगा? 0। के डॉट जे कितना होगा? 0। और के डॉट के कितना होगा? 1। ए जेड बी जेड के डॉट के, तो ये वैल्यूज हमारी कितनी होने वाली है? 1। तो हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आ गया?
ax bx प्लस ay by प्लस az bz। तो ये हमारे, अगर हमारा वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में हो और उनके डॉट प्रोडक्ट करनी है तो हमारा आंसर क्या आता है, ये आता है। ठीक है, टर्म्स की फॉर्म में। क्लियर है इतना स्टूडेंट्स? कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़ सकती हूँ मैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको उस प्रॉब्लम के बारे में डिटेल डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, चलिए आइए। तो प्रॉपर्टी नंबर क्या है, कॉम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट हमारा कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, यानी जैसे हम क्या लिखते हैं 3 + 5, को हम इसे 5 + 3 लिख सकते हैं। 7 × 2 को क्या हम 2 × 7 लिख सकते हैं? कोई दिक्कत हो सकती है? यानी इनको पलट के लिखना हमारा कॉम्यूटेटिव फॉर्म होती है। तो स्केलर प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, कॉम्यूटेटिव। यानी अगर हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है ना, तो हम इसको वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ डायरेक्शन तो आती नहीं है, तो डायरेक्शन तो हमारी मैटर करती नहीं है। जब डायरेक्शन नहीं होती तो हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे होता है, देखिए मैं यही वापस ये एग्जांपल ले रही हूँ। 7 × 2, 7 × 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 7 × 1 + 1 लिख सकती हूँ। और फिर इसको हम कैसे लिख लेंगे, 7 × 1 + 7 × 1 ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, 7 + 7, आंसर कितना आ गया 14। और 7 × 2 कितना होता है 14। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव। यानी इसको बढ़ाकर भी हम लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट करके। तो इसी तरह से हम, अगर इस तरह से हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, तो हम इसको अलग अलग वेरिएबल्स के साथ डॉट कर सकते हैं, अलग अलग वेक्टर्स के साथ, प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। क्लियर है इतना स्टूडेंट्स? फिर इसके बाद ये एसोसिएटिव होता है विद स्केलर्स। यानी अगर हमारे पास कोई नंबर हो ना, तो वो उसके साथ एसोसिएटिव हो सकता है। जैसे कि सपोज लिखा है 6 × 2 × 3। अगर मैं इसको नॉर्मल सॉल्व करती हूँ तो कितना आएगा 36। लेकिन मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 6 × 2 × 3, तो ये भी तो आंसर मेरा 36 ही आएगा ना। तो यानी ये एसोसिएटिव भी होता है। वेक्टर प्रोडक्ट, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट हमारा एसोसिएटिव भी होता है। यानी अगर हमारे पास कोई नंबर ए के है और उसके अंदर ये इस तरह से है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट के बी वेक्टर, या फिर वेक्टर ए के डॉट बी वेक्टर। क्लियर है इतना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है डॉट प्रोडक्ट के बारे में? क्लियर है? डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना, इसको सब कुछ क्लियर है? क्या मैं डॉट प्रोडक्ट की एक प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर सकती हूँ अब? तो चलिए मैं आपके साथ डॉट प्रोडक्ट की एक प्रॉब्लम शेयर करती हूँ। ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर, डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा वेक्टर आर, वर्क डन बाय अ फोर्सेस वेक्टर एफ डॉट वेक्टर आर। तो वर्क डन कितना है हमारा वेक्टर एफ डॉट वेक्टर आर, यानी एफ आर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ठीक है, लेट फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, फोर्स की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है 12 न्यूटन, ऑन अ पार्टिकल अपवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज 2.0 मीटर। और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 2.0 मीटर वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसका जो फोर्स है वो अपवर्ड वर्क कर रहा है, लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा है हमारा 2.0 मीटर डाउनवर्ड। फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स, तो वर्क डन हमारा क्या है,
सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे हम। जब इसने वर्टिकली अपवर्ड बोला है और ये डाउनवर्ड बोला है, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे थीटा हमारा कितना हो जाएगा, बताइए बताइए। जब हमारी ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं तो यहाँ पे थीटा कितना होगा। आइए मैं आपको ग्राफ से समझाती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। इस तरह से हमारा फोर्स वर्क कर रहा है, ठीक है, और इस तरह से हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्क कर रहा है डाउनवर्ड। तो ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना होता है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री ना, ये एंगल 180 डिग्री। वेरी गुड। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसके लिए, W इज इक्वल टू एफ आर कॉस थीटा, ठीक है। कितना है हमारा W, एफ आर कॉस थीटा। थीटा एफ की वैल्यू कितनी है, 12 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1। कितनी होती है कॉस 180 की डिग्री की वैल्यू, -1। तो 12 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ, 24 -1 जूल। वर्क क्या होता है हमारा, जूल। तो वर्क यहाँ पे कितना आ गया, -24 जूल। ठीक है, क्लियर है इतना, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारी किसकी प्रॉब्लम होगी, रिलेट टू स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। वेक्टर प्रोडक्ट किसे बोलते हैं, जब हमारे दो वेक्टर्स के बीच का प्रोडक्ट करने पर हमारा रिजल्टेंट भी एक वेक्टर ही होता है, तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो साइन होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, जहाँ पे एन कैप क्या है, हमारा यूनिट वेक्टर। सिर्फ हमें किसके बारे में बताएगी, डायरेक्शन के बारे में ही बताएगी, वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है सिर्फ डायरेक्शन का काम करेगा। थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। ओके, रिजल्टेंट इज, तो यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, वेक्टर ही आता है। अब वापस हम वही कंडीशन लेते हैं कि अगर हमारे वेक्टर्स कंपोनेंट की फॉर्म में हो तो तब हमारा वेक्टर मल्टीप्लाई क्या होगा। तो वेक्टर ए कितना है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड, ठीक है, ठीक है। तो वेक्टर बी कितना हो जाएगा, तो हमारा वेक्टर ए कितना है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और वेक्टर बी कितना हो जाएगा हमारा, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के कैप। तो ये हमारी ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन आती है हमारी यूनिट वेक्टर्स के लिए, आई जे और के लिए, कि वो कब पैरेलल है और कब वो, जब वो पैरेलल होंगी तो हमारा एंगल क्या होगा, और जब वो हमारी कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, तो तब हमारा एंगल क्या होगा। सिंपल सी बात है, पैरेलल होंगे तो एंगल 0 डिग्री होगा, और परपेंडिकुलर होंगे तो 0 वेक्टर 90 डिग्री होगा। तो इसलिए जब ये हमारी पैरेलल होती है तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और कोस 0 की साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, टू 0, साइन 0 की खुद वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू हमारी क्या होती है, खुद भी एक 0 ही होती है। इसी तरह से जब ये हमारे परपेंडिकुलर होते हैं तब क्या होता है, जब ये हमारे परपेंडिकुलर होंगे तो वहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1। तो ये हो गए हमारी दो फॉर्म। अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और करना स्टार्ट करते हैं। तो यानी कि
अगर हमारे यूनिट वेक्टर्स हमारे पैरेलल होंगे तो वहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, लेकिन अगर परपेंडिकुलर होंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। यानी अगर मैं i क्रॉस i लेती हूँ तो ये हमारा पैरेलल की कंडीशन हो गई। तो यहाँ पे क्या जाएगा i स्क्वायर साइन 0 डिग्री, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 0, ठीक है। और इसी तरह से मैं ले लेती हूँ j क्रॉस j, तो i क्रॉस i इज इक्वल्स टू j क्रॉस j इज इक्वल्स टू k क्रॉस k, कितनी होगी ये सारी वैल्यू 0, ठीक है। लेकिन अगर 90 डिग्री एंगल है यानी परपेंडिकुलर है तो तब क्या होगा, चलिए आइए मैं बताती हूँ तब क्या होगा। चलिए आइए मैं बताती हूँ तब क्या होगा। मैं लेती हूँ i क्रॉस j, तो ये क्या हो जाएगा एन कैप भी थी यहाँ पे तो वो तो 0 हो गई, चली ही गई है। तो ये क्या हो गया i j साइन 90 डिग्री। i और j के बीच में जब हमने मल्टीप्लाई की ना, देखिए मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको इस तरह से, ठीक है। i और j, तो यहाँ पे जो हमारी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आएगी ना वो इस तरह से आ जाएगी k कैप, ठीक है। i j साइन k कैप, ये यूनिट वेक्टर है तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई i क्रॉस j इज इक्वल्स टू k, ठीक है। क्लियर है इतना स्टूडेंट्स। इसी तरह से हमारा j क्रॉस k कितना हो जाएगा i, और k क्रॉस i कितना होगा हमारा k क्रॉस i भी हो जाएगा हमारा j, क्लियर है। लेकिन अगर मैं इनको उल्टा कर दूं यानी कि j क्रॉस i होगा माइनस k कैप और k क्रॉस j हो जाएगा माइनस i कैप और i क्रॉस k हो जाएगा मेरा माइनस j कैप। क्लियर है इतना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए अब हम अपनी प्रॉब्लम पे आते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं यहाँ पे देख चुकी हूँ कि अगर हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वैल्यू 0 हो जा रही है, ठीक है। तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको सेट करने पर हमें रिजल्टेंट मिलेगा, लेकिन जब हम पैरेलल कर देंगे तो हमें रिजल्टेंट नहीं मिलेगा। तो अगर हम इसको सिंपल जिस मेथड से हमने लास्ट रिजल्ट किया था ना डॉट प्रोडक्ट के लिए, हो तो ही जाएगा उस तरीके से भी, लेकिन बहुत लंबा प्रोसीजर पड़ जाएगा। तो इसके लिए हम मैट्रिक्स फॉर्म यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म, चलिए आइए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, इस तरह से हमारे कंपोनेंट की फॉर्म में हमारे दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं। तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे करते हैं आई जे एंड के, ठीक है। यहाँ आ गया वेक्टर ए के कंपोनेंट ए एक्स ए वाई और ए जेड। वेक्टर बी के कंपोनेंट हो जाएंगे बी एक्स बी वाई बी जेड। ओके, हम इसमें क्या करते हैं, हम जब ऊपर वाली टर्म लिखते हैं ना तो ये और ये हम छिपा लेते हैं, ये माइनस ये मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आई कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है, ये होती है प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये क्या होगा आई कैप इनटू, हम इसको छिपा लेंगे और इसको छिपा लेंगे ऐसे, ठीक है। आई कैप के साथ क्या जाएगा ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। क्लियर है इतना स्टूडेंट्स। अब जैसे जे कैप के साथ माइनस है, माइनस जे कैप, तो जे कैप में क्या होगा हमारा, जे कैप की टर्म आएगी तो ये और ये चली जाएगी, ये हमारी ये चली जाएगी और ये चली जाएगी, तो ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। क्लियर है। प्लस के कैप की टर्म लिख लेंगे हम, के कैप की टर्म हमारी क्या होगी बताइए, क्या होगी के कैप की टर्म, प्लस के कैप क्या जाएगा, फिर से वही ये चला जाएगा और ये चला जाएगा, इस बार ये बच जाएंगे ए एक्स बी वाई
माइनस बी एक्स ए वाई। क्लियर है इतना? कोई डाउट तो नहीं स्टूडेंट्स? वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो इन सारे टर्म्स को प्लस में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये माइनस हम बाहर ले आएंगे, ये प्लस हो जाएगी, ये इधर आ जाएगी और ये इधर। ठीक है, तो चलिए हम ऐसे ही लिख लेते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या हो जाएगा हमारा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आई कैप इंटू ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड प्लस जे कैप, माइनस बाहर आ गया, बी एक्स ए जेड माइनस ए एक्स बी जेड प्लस के कैप ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारा क्या आ गया? कंपोनेंट की फॉर्म में जब हमारा वेक्टर होता है तो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट करने पर ये रिजल्ट आता है। हम चाहते तो इसे सिंपल तरीके से कर लेते, लेकिन सिंपल तरीके से ना बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो जाती है, बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन अगर हम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें वहाँ लंबा टाइम नहीं लगाना होता है, हमारे पास शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए ताकि हम उसको फटाक से सॉल्व कर पाएँ। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, क्लियर है इतना स्टूडेंट्स? अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। वेक्टर प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या होती है इसकी? ये हमारा नॉन कॉम्यूटेटिव होता है। हमारा स्केलर कैसा होता है? कॉम्यूटेटिव। लेकिन वेक्टर कैसा होता है हमारा? नॉन कॉम्यूटेटिव। कैसे होता है नॉन कॉम्यूटेटिव? देखो, वेक्टर में हमारे क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं है, कोई भी इधर हो जाए इधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वेक्टर में फर्क पड़ता है, स्केलर में कोई फर्क नहीं पड़ता, वेक्टर में इस चीज का फर्क पड़ता है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, बल्कि किसके इक्वल होता है? माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। अगर हम इसको माइनस लिख देते हैं ना तो ये चल जाएगा, ये सही होगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं होता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, जैसे हमारा सिंपल होता है डिस्ट्रीब्यूटिव स्केलर प्रोडक्ट, इसी तरह से ये भी होता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ये हमारा एसोसिएटिव रूल्स को फॉलो नहीं करता। एसोसिएटिव रूल क्या था हमारा? सपोज हमारे पास 3 स्केलर्स वेक्टर्स हैं, सपोज हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, तो ये हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी नहीं लिखा जा सकता, वापस यहाँ पे डायरेक्शन इशू आ जाता है। तो ये हमारा क्या नहीं फॉलो करता? एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो नहीं करता है। अब हमें वेक्टर की फाइंड करनी है डायरेक्शन, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? इसमें हम एक रूल अप्लाई करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? अगर सपोज हमारा कोई इस तरह से है, ये हमारे एक वेक्टर को शो कर रहा है और ये हमारा इस तरह से, ठीक है, ये हमारा एक वेक्टर है और ये हमारा एक वेक्टर है, एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, ठीक है, जब एक ऐसे है और एक ऐसे नीचे परपेंडिकुलर है, इसके दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो ये जो ये होगा ना, ये हमारा इनका मल्टीप्लाई दिखाएगा। कैसे? क्योंकि हमने पढ़ा था ना वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे कितना होता है? वेक्टर के, कि जब ये एक तो हमारा ऐसे जा रहा है सपोज, ठीक है, ऐसे, तो हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे गए, तो जेड एक्सिस कैसे होगा हमारा? जेड एक्सिस हमारा ऐसे, यानी ये वाला होगा, क्योंकि ये एक्चुअल में यहाँ दिखता नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसे होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये एक्चुअल में हमारा कैसे होता है? ऐसे होता है, जो कि हमें नहीं दिखाई देता। तो ये हमारा जेड एक्सिस को बताता है, मतलब के वेक्टर को बताता है, थर्ड यूनिट वेक्टर को। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं? थंब रूल फॉलो करते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट एक टॉपिक बचता है इसमें छोटा सा, नल वेक्टर। नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर, ऐसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसकी एक डेफिनेशन आपको छोटी सी बता देती हूँ। नल वेक्टर, अ वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? जीरो होता है, उसको हम नल वेक्टर बोलते हैं।
इसकी कोई भी डिफाइंड डायरेक्शन नहीं होती है, ये हमारा किसी डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता। अगर हम नल वेक्टर को किसी अदर वेक्टर के साथ ऐड कर देते हैं तो क्या आता है, वही वेक्टर वापस आ जाता है। और इसी तरह से हम नल वेक्टर का किसी अदर वेक्टर के साथ अगर हम प्रोडक्ट कर देते हैं, चाहे वो डॉट प्रोडक्ट हो या फिर क्रॉस, तो वो हमेशा नल ही आता है। अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें नल वेक्टर की, तो 2D में कितने होंगे, 0 0, 3D में 0 0 0 हो जाते हैं। क्लियर है इतना? ये इतना कोई लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं, छोटी सी डेफिनेशन है बस, ठीक है। अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट की एक प्रॉब्लम को सोल्व करती हूँ। आइए चलिए करते हैं हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व। There are two vectors, vector A and vector B, with their magnitude of 5 unit and 6 unit. हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर A और वेक्टर B। वेक्टर A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 यूनिट, और वेक्टर B की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 यूनिट। और उसने क्या दिया हुआ है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B हमारे पास कितना है, 15 यूनिट, ठीक है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना है, 15 यूनिट। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल थीटा कितना है, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना होता है, यहाँ हम डायरेक्शन की कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे हम एन कैप छोड़ देंगे। ए की वैल्यू, ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी कितना है, 15 इज इक्वल्स टू ए बी 5 × 6 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से कॉस थीटा हो जाएगा हमारा 15/5 6 या 30। क्लियर है? तो हमारा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 15/30 यानी 1/2। और कॉस थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, बताइए बताइए, कॉस 60 डिग्री किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। तो यानी ए और बी के बीच हमारा एंगल कितना होगा, ए और बी के बीच, तो यानी हमारा ए और बी के बीच कितना एंगल होगा, 60 डिग्री। क्लियर है इतना? चलिए स्टूडेंट्स